नमस्कार साथियों। YouTube पर आरपीएससी के पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं मैं। इससे पहले मैंने 2 पेपर सॉल्व करवाए थे। एक करवाया था यूआरओ का पेपर और एक करवाया था लाइब्रेरियन के सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का जीके का पेपर। आज ये जो पेपर हैं जो आप हल करने जा रहे हैं अपन, वो हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी एग्रीकल्चर विभाग में, कृषि विभाग में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर जो पिछले साल 2024 में हुआ था। उसमें जो जीके के प्रश्न आए थे, इनके सारे मिलाकर के लगभग शायद 100-150 क्वेश्चन आते हैं या 120 क्वेश्चन आते हैं, जो जिसमें जीके और एग्रीकल्चर को मिला करके, जिसमें जीके के 40 क्वेश्चन होते हैं। आज अपन उन्हीं 40 क्वेश्चन को देखेंगे कि वो जीके के 40 क्वेश्चन कैसे आए हैं। आरपीएससी के जितने भी पेपर हो रहे हैं, जो हुए हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं पेपर आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर व्याख्या के साथ हल करवाने जा रहा हूँ। व्याख्या के साथ, ये नहीं सीधे सीधे उत्तर बता दिए मैंने। चारों ऑप्शन के हल करना, चारों ऑप्शन को कैसे उनकी व्याख्या करना, वो बताऊंगा। और इसके अलावा इसमें जो भी प्रश्न होगा उसको कैसे हल किया जाए, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के कौन से शासक हैं जिन्होंने बहादुरगढ़ के युद्ध में भाग लिया था। अब बहादुरगढ़ का युद्ध, अगर आप हिस्ट्री को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बहादुरगढ़ का युद्ध कौन सा है। बहादुरगढ़ का जो युद्ध है, ये युद्ध मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध है। शाहजहां के बाद या शाहजहां के जीवन के अंत काल में औरंगजेब, उसका बड़ा भाई जो बड़ा भाई था दारा शिकोह, शुजा और मुराद के बीच में उत्तराधिकारी के युद्ध हुए थे, जिसमें बहादुरगढ़ का युद्ध, दोराई का युद्ध, धर्मत का युद्ध, खजवा का युद्ध और बहुत सारे करीब 4-5 युद्ध हुए थे एक सीरीज के रूप में। उसमें से एक बहादुरगढ़ का युद्ध था, जिसमें राजस्थान के किस शासक ने भाग लिया। अब देखो, इसमें है मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह। अब थोड़ी सी राजस्थान की हिस्ट्री की अगर डिटेल पता हो, राजस्थान जैसे मैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं पूरी व्याख्या के साथ पढ़ाता हूँ। एक एक चीज को मुगलों से, सल्तनत से, तुर्कों से और समकालीन जो राजवंश हुए हैं उनसे तुलना करके पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने देखी होगी कि अपन ने हल किया है। और ये जो प्रश्न है, ये पेपर मैं आपको केवल ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास में भी बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों को मैं, अपनी क्लास के बच्चों को हल करवा रहा हूँ। तो इसके साथ साथ में ये पेपर है वो अपलोड कर यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। तो देखो, अपन ने किया था, देखो ये दोनों समकालीन शासक हैं, मिर्जा राजा जय सिंह और महाराजा जसवंत सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह है वो जयपुर के शासक है, जसवंत सिंह है जोधपुर के शासक है। करण सिंह है, करण सिंह का जो महाराणा करण सिंह है, जो अमर सिंह के पुत्र हैं, तो इनका उत्तराधिकारी युद्ध से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, उस समय उदयपुर के शासक जगत सिंह जी थे। और फिर आता है राज सिंह। राज सिंह जो है वो 1660 के आसपास शासक बने। 1660 के आसपास, यानी 55 के आसपास या उसके आसपास है वो शासक बने। तो ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे, करण सिंह और राज सिंह। अब देखो, अब आता है कि उत्तर क्या है उसका। इसका उत्तर देखो, ये दोनों शासक कौन कौन से, जो जसवंत सिंह और जगत सिंह है, दोनों ने उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लिया है। अब ये जो जसवंत सवाई जय सिंह हैं, उन्होंने तो बहादुरगढ़ के युद्ध में भाग लिया। कौन से युद्ध में भाग लिया? बहादुर, पता है सबको। और जसवंत सिंह जी है जो जोधपुर के थे, उन्होंने धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। धर्मत के युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। और जो जय सिंह हैं, उन्होंने बहादुरगढ़ के युद्ध में शाह शुजा को पराजित किया। इसको, औरंगजेब का छोटा भाई था, 3rd नंबर, उस शुजा को पराजित किया था। और जसवंत सिंह जो है जोधपुर के शासक हैं, वो धर्मत के युद्ध में पराजित होकर आ गए थे। ये युद्ध औरंगजेब और उसकी सेना से हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये इसकी व्याख्या है। और इन दो का कोई संबंध नहीं है उत्तराधिकारी के युद्ध से। अगला प्रश्न देखो, लोक नाट्यों की मुख्य विशेषताएं बताओ। रमत लोक नाट्य की, रमत लोक नाट्य जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में होता है, बीकानेर, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर और जोधपुर, ये इसके केंद्र है। मुख्य केंद्र है वो बीकानेर है। बीकानेर में जो शहर का जो पुराना शहर है
वहां पर बहुत सारे चौक बने हुए हैं, जैसे बारागवाड़ है, आचार्यों का चौक है, हर्षों का चौक है। तो वहां पर अलग अलग प्रकार की रम्मत होती है। होली के अवसर पर शाम के समय रात को शुरू होती है, पाटों पर मंचन होता है, जैसे अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, हेड़ाओ मेरी रम्मत, राजा हरिश्चंद्र की रम्मत है, फकड़दाता की रम्मत। तो ये रम्मतें होती है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा एक है वो कौन सी विशेषता है इनकी। तो देखो इनको देखो, टेरिया और गायकों की मुख्य भूमिका होती है। देखो देखो ऑप्शन देखो कौन सा सही है। सही पूछा है, टेरिया होते हैं, गायक होते हैं, उसमें मैंने बताया था। रंगमंच पर बैठकर पात्र अपना प्रदर्शन करते हैं और अपने पुराने एक नहीं, इसमें एक समुदाय विशेष के लोग ही भागी होते हैं। पहला ऑप्शन ये था, मैंने दूसरा ले लिया था। समुदाय विशेष के लोग भागी होते हैं। इसमें टेरिया और गायकों की भूमिका ज्यादा होती है, टेरिया और गायकों की भूमिका होती है। और मंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन करते हैं और वापस अपने स्थान पर जाके बैठते हैं। इसकी भाषा क्षेत्रीय रंगत में एक क्षेत्रीय विशेष से जोड़े रखता है। अब देखो कौन सा गलत है? अब मैंने जब ये टॉपिक किया था, अपने लोक नाट्य किए थे, तो मैंने बताया था कि इसमें सभी समुदाय के भाग लेते हैं, केवल पुष्कड़ा ब्राह्मण या ब्राह्मण नहीं है, सारे ब्राह्मण हैं इसमें, सभी प्रकार के। इसमें पुष्कड़ा ब्राह्मण भी हैं, 6 नेत्री ब्राह्मण के कलाकार भी हैं, सेवक भी भाग लेते हैं। तो यानी एक विशेष समुदाय के लोग भागी होते हैं। ये गलत है, तो सही पूछा है उन्होंने। तो सही होगा ये, टेरिया और गायकों की भूमिका रहती है, रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन करते हैं और इनकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसमें एक विशेष को जोड़े रखती है ना। अगला देखो, पिछला जो पेपर किया था उसमें भी लोक नाट्य का प्रश्न था, उसमें भी ये इसका तत्व वाद्य यंत्र का एक प्रश्न था। देखो कौन सा एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कौन सा एक वाद्य यंत्र है जो तार से नहीं बजता है। तो भपंग तार से बजता है। भपंग जो मैंने बताया था, एक तुम्बा लेते हैं, तुम्बे के अंदर छेद करके चमड़ा चढ़ा करके उसमें तार बांधते हैं, तार के आगे एक गुटका लगा देते हैं और उसको यूं दबा करके यूं 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 बजाते हैं, भपंग। जंतर है, जंतर चौकोर वाद्य यंत्र होता है, गले में लटका कर भी बजा सकते हैं, दोनों गुट्टों के बीच में रखकर भी बजा सकते हैं। कमायचा, ये रावण हत्ता जैसा तंदूरे जैसा वाद्य यंत्र होता है, ये तत्व। बांकिया, ये तो सुशीर वाद्य यंत्र है। ये बहुत सरल प्रश्न है, देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। इलायची और कमला का संबंध किस चित्र शैलियों से है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कमला तो मैंने बताया था, इलायची नहीं बताया था मैंने। और कमला किस शैली का बताया था, देखो अगर ध्यान हो तो, नाथ द्वारा शैली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाथ द्वारा शैली के। तो कमला मैंने बताया था, तो प्रश्न हल हो रहा है, जरूरी नहीं कि पूरा बताया जाए। तो ये इलायची और कमला का संबंध किससे है? नाथ द्वारा उपशैली से है। ठीक है, बाकी अपन चित्र शैलियां कर रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं। हाँ, यूट्यूब के जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक सूचना है, अगर आप मेरा ऑफलाइन जो बैच लगता है राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान के जीके का, वो अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर उपलब्ध है वो, यूट्यूब क्या मेरे ऐप पर उपलब्ध है। और अगर कांटेक्ट करना है तो मेरे नंबर लिख सकते हो, ये मेरे नंबर है 86 90 92 12 46। इस नंबर पे पीछे 6 है, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बता दूंगा कौन सा कोर्स लेना है। कोई प्रश्न हल होने से नहीं रहेगा आपके लिए, यानी अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के, तो 46-47 की गारंटी है आपका हल हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूँ, जैसे सामान्यतः ये प्रश्न है, पढ़ाने वाले कमला को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैंने चित्रकला का जो टॉपिक है, ग्रेजुएशन लेवल की जो किताबें लगती हैं ड्राइंग में चित्रकला की, वहां से लिए 11-12 की चित्रकला से लिए सारे प्रश्न मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको। ये देखो अपन ने किया था, कुंभा किया था, ये सारे कुंभा के बारे में है। अब इसमें देखो कुछ चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे अत्रि और महेश, मिलान करना। अत्रि और महेश का संबंध किससे है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से सबसे सबको पता है। कान्हा व्यास भी कुंभा के दरबारी हैं, इन्होंने एकलिंग मातम्य लिखा था, एकलिंग मातम्य लिखा था। तो अब दो को देखो ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं। मिलान वाला में जो आ रहा है, तो पहले का दूसरा है, तो दूसरा या चौथा होगा, चौथे का तीसरा है, तो ये हो गया।
चौथे का तीसरा, ये तो कौन सा उत्तर हो गया? चौथा उत्तर हो गया। पांचवे का चौथा उत्तर हो गया। हो गया। नाथा ने क्या लिखी थी? नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी थी। गोविंद, गोविंद द्वार, गोविंद पीछे द है तो द्वार दीपिका लिखा। गोविंद ने क्या लिखा? द्वार दीपिका लिखा था। जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब भी आपको ये प्रश्न हल नहीं हो रहा है तो आपके लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि जयपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो जयपुर प्रजा मंडल है, प्रथम अधिवेशन की कब? जब जयपुर प्रजा मंडल की 1936 में दोबारा स्थापना हो गई थी और 1938 में जब उसका सम्मेलन हुआ वापस, तो इसके अधिकारी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये सारे के सारे चारों के चारों जयपुर प्रजा मंडल से जुड़े हुए। 1931 में जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना हुई, तब उसकी स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी। फिर और उसमें हीरालाल शास्त्री का भी योगदान था, लेकिन मुख्य भूमिका कपूरचंद पाटनी की थी। फिर हीरालाल शास्त्री हैं, वो 31-32 के आसपास हैं, वो दिल्ली चले गए, गांधी जी के साथ चले गए थे और पीछे से कपूरचंद पाटनी ने प्रजामंडल के प्रचार प्रसार के लिए कोई कार्य नहीं किया। उसके बाद जब हीरालाल शास्त्री वापस आए तब तो कपूरचंद पाटनी से बात हुई कि प्रजामंडल के क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बंद पड़ा है। तब 1936 में उसको पुनर्स्थापित किया गया। तब जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल, कपूरचंद पाटली, शोभालाल गुप्त, बाबा हरिश्चंद्र और बहुत सारे सदस्य आए थे और उन्होंने उसको पुनर्स्थापित किया। फिर उसका पहला अधिवेशन हुआ, सालाना जलसों की धूम नामक एक पैम्पलेट निकाला था और पुनः स्थापित हुआ और उसकी अध्यक्षता है वो जमुनालाल बजाज ने की थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जमुनालाल बजाज ने की थी। और इसमें अगर आपको पता होगा जेंटलमैन समझौता हुआ था हीरालाल शास्त्री और उसके मिर्जा इस्माइल के बीच में, जो प्रधानमंत्री था जयपुर रियासत का। इसके अलावा फिर जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब हीरालाल शास्त्री मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो सभा हुई थी कांग्रेस की, वो सभा में भाग लेकर आ रहे थे, तब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको प्रजामंडल की स्थापना करनी है, प्रचार करना है, लोक उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है। लेकिन हीरालाल शास्त्री का जो फेवर था थोड़ा रियासत की ओर से था और मिर्जा इस्माइल उनके अजीज मित्र भी थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मिर्जा इस्माइल से समझौता कर लिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तब जेंटलमैन समझौता हुआ। उस समझौते का विरोध प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने किया, जिसमें बाबा हरिश्चंद्र का नाम है, भोलानाथ भंडारी का है और भी है उनके साथ में, भोला भंडारी का है। तो फिर उन्होंने एक अलग संगठन बना दिया आजाद मोर्चा का। ये प्रश्न आया हुआ है, जिसमें मुख्य भूमिका बाबा हरिश्चंद्र की थी। दयाबाई और सहजोबाई किस संत की शिष्याएं थी? दयाबाई और सहजोबाई किस संत की शिष्य थी? ये सबको पता है। कितनी बार मैं दयाबाई की किताबें लिखाई है, दयाबाई की 2 किताबें लिखाई थी। एक तो लिखाई थी मैंने दयाबोध और एक लिखाई थी विनय मालिका। सहजोबाई की एक किताब, 2 किताब लिखाई थी, शायद ये किताब मुझे याद है सहज प्रकाश लिखाई थी। तो ये हरिदास जी की है क्या? जसनाथ जी की है क्या? नहीं है। लालदास जी की है क्या? नहीं। किसकी है? चरणदास जी की। लालदास जी और चरणदास जी दोनों मेवात के लोकप्रिय संत हैं। जसनाथ जी इनका केंद्र कतरी, इन दोनों का जो केंद्र हैं अलग अलग है, वैसे देहरा में है, धौली दूब में है, नगला जहाज में है। और ये देखो पिछले जो एग्जाम मैंने पेपर हल करवाया था उसमें लालदासी संप्रदाय के बारे में पूछा था। ये भिक्षावृत्ति नहीं करते हैं, मेहनत करके कमा कर खाते हैं, ये आया था प्रश्न। यहाँ देखो, यहाँ इसका संतों का पूछ लिया, चरणदास जी के बारे में पूछ लिया। हरिदास जी ने ये निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रजा मंडल वाला टॉपिक देखना, एक एक अधिवेशन, जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो सारे अधिवेशन मैंने करवाए हैं, एकदम डिटेल में करवाए हैं। लोक परिषद के हैं या मारवाड़ लोक परिषद के हैं या मारवाड़ प्रजा मंडल के। मारवाड़ में हैं यानी जोधपुर में प्रजा मंडल की इतनी भूमिका नहीं रही जितनी मुख्य भूमिका मारवाड़ राज्य लोक परिषद की रही है। ठीक है। ये स्वामी चैनदास है, जयनारायण व्यास है, चौधरी उमाराम है, इनका ज्यादा योगदान नहीं है। तो जयनारायण व्यास का तो है ही है,
लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और इसके अध्यक्ष थे रणछोड़दास गटानी, जो प्रजामंडल से के संस्थापक सदस्य थे। श्रृंगार चौरी, ये तो सबको पता है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर एक स्मारक है, एक स्मारक है जिसका नाम श्रृंगार चौरी है। अब देखो इसके उत्तर कौन सा सही होगा, बताओ देखें। देखो क्या लिखा है, इसका मध्य भाग गोलाकार गुंबद, जैन गुंबद से ढका है। ये जैन स्मारक है, तो जैन बिल्कुल ध्यान हो तो मैंने जब जब इसकी क्लास करवाई थी चित्रकला की, इसकी स्थापत्य कला की, कितने क्लासें ली थी किले की, कम से कम 16-17 क्लासों में मैंने ये पूरे किले करवाए, एकदम डिटेल, हर किला पूरा डिटेल में फोटो सहित करवाया है, एक चित्र मतलब उनकी पिक्चर के साथ करवाया है। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलाक ने करवाया, बिल्कुल सही है। इस मंदिर की योजना गोलाकार है, इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए हैं। ये गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है। देखो कौन सा, क्या सही हूं मैं? गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं है, यानी 4 साइड में 4 पंख भी निकले हुए हैं। अगर ध्यान दिया होगा, अपन ने ध्यान दिया तो चारों दिशा में 4 कॉर्नर हैं, वहां से पंख निकले हुए, तो ये गोलाकार नहीं है। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और हाँ पहला दूसरा ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया, काटा गलत है, यानी पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे 1944 में? 1944 में जो शेखावाटी क्षेत्र में चलो मैं शुरू से बताता हूं कि जब 1929 में भारत सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एक ट्राइबल एक्ट बनाया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया था, और उस एक्ट को जयपुर रियासत के द्वारा कुछ संशोधन करके उसको लागू किया, और उसमें मीणा जाति, जो शेखावाटी के मीणा हैं, उनको जरायम पैसा घोषित कर दिया। जरायम पैसा का मतलब होता है उनको लुटेरी जाति घोषित कर दिया, चोर जाति घोषित कर दिया, जो गलत है, चोर जाति घोषित कर दिया। और ये नियम बना दिया कि प्रत्येक मीणा को, जो भी मीणा समाज है, उनके प्रत्येक बच्चे को, औरत को, महिला को, पुरुष का, बुजुर्ग को, सबको निकटतम थाने में, अपने आवासीय क्षेत्र का जो निकटतम थाना है, वहां पर सुबह और शाम को रोज हाजिरी देनी पड़ेगी। ये नियम बना। ये नियम 1930 में लागू हुआ जयपुर रियासत में, शेखावाटी क्षेत्र में। तब मीणाओं ने विरोध किया और ये सारे राजेंद्र कुमार हैं, चाहे बंशीधर शर्मा हैं, चाहे महादेव राम पगड़ी है, चाहे छोटूलाल झरवाल है, ये सारे के सारे इस मीणा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और 1944 में नीम का थाना में जो मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा थे। कौन थे? बंशीधर शर्मा थे। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूरी डिटेल करवाई है, पूरी डिटेल करवाई है मैंने, एक एक, ये सारा का सारा रंग महल के बारे में है, पूरी डिटेल है, वो रंग महल के बारे में है, पूरी अच्छे से डिटेल करवाई है मैंने, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर करके। रंग महल के उत्खनन BN मिश्र और राजस्थान पुरातत्व विभाग के संयुक्त प्रयासों से 1959 में हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक हड़प्पा युगीन स्थल है? बिल्कुल नहीं है। एक ध्यान रखना, राजस्थान में जो हड़प्पा कालीन या प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है वो एक ही है, और वो है कालीबंगा। बाकी सारे पाषाण कालीन मिलेंगे, और उत्तर पाषाण कालीन मिलेंगे, मध्य पाषाण के मिल जाएंगे, ताम्र युगीन मिल जाएंगे, लोह युगीन मिल जाएंगे, महाभारत कालीन मिल जाएंगे। बाकी आपको सिंधु काल का केवल एक ही नगर मिलेगा, प्राक हड़प्पा या हड़प्पा काल का, वो है कालीबंगा। तो हाँ, रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हेनरिड ने 1952-53 में किया। ये लाइन बिल्कुल सही है। रंग महल संस्कृति कुषाण कालीन है, ये लाइन भी सही है। यानी दूसरा सही है, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन
सही है, या ये ऑप्शन सही है। तो रंग महल का उत्खनन किसने करवाया? स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हेनारिड के द्वारा। हेनारिड है, ये हेनारिड एक ही बात है, और ये कुषाणकालीन स्थल है। शेखावाटी में यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर, लाडनू वाला हिस्सा है, तो वहां पर कहां पर कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है, और वो भित्ति चित्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सूक्ष्म चीज पूछी है, माइनर अंदर से पूछी हुई है। ऐसा प्रश्न हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी किताब का लेखक है या जो किसी भी किताब में होगा, हाँ ये एकदम ओरिजिनल जो ड्राइंग की बुक है वहां है, और ये ग्रेजुएशन की किताब है उसमें है ये एक एक चीज, विषय वस्तु। जैसे अजंता एलोरा में जितनी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में कौन सी गुफा में कौन कौन से चित्र है, ठीक वैसे ही ग्रेजुएशन की किताब में राजस्थान की जो चित्रकला दे रखी है वो, और इसकी 11th-12th की चित्रकला की बुक है, जो पहले चलती थी, बंद हो गई थी, फिर दोबारा कोई दूसरे सब्जेक्ट, मतलब दूसरे थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करके जो पुरानी वाली चित्रकला किताब है जो मेरे पास पड़ी है, उसमें दे रखा है शेखावाटी के अलग अलग चित्र। तो ये जो है ना, ये फतेहपुर जो बीकानेर जयपुर रोड पर है, फतेहपुर सीकर में है, फतेहपुर सीकरी नहीं, फतेहपुर सीकरी, उसमें गोयनका में हवेली है, उसमें ये है। फिर ये किताबें आई है, ये किताबें यद्यपि अपन ने किया नहीं है, अभी साहित्य किया नहीं है अपन ने, लेकिन अपन ने जब राजवंश किए थे तब ये सारे के सारे अपन कर चुके हैं। मिलान करो, देखें इनका मिलान करो। हाँ बिल्कुल सही है। और देख लो, जयानक ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय लिखा, ठीक, जो आए वो देखो। चंद्रशेखर ने सुरजन चरित लिखा, बिल्कुल लिखा। और बताओ, राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा, नयचंद सूरी ने मीर महाकाव्य लिखा, यानी पहले का तीसरा। ये लो, एक में ही हल हो रहा है, एक में ही हल हो रहा है। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा कथन है वो सत्य है? बिजोलिया 4 कथन दे रखे हैं और पूछा है कि बिजोलिया आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है। 1903 में राव कृष्ण सिंह के द्वारा बिजोलिया में चौरी कर लगाया गया, कथन सही है क्या? बिल्कुल सही है। चौरी कर किसने लगाया था? हाँ, कृष्ण सिंह ने लगाया था चौरी कर, या नहीं लगाया? चौरी कर कृष्ण सिंह ने लगाया था। वहां विवाद क्या था? यही तो था, तलवार बंदाई कर, चौरी कर और 84 प्रकार के लागतों की वजह से वहां विवाद हुआ। ये विवाद उस समय जब महाराणा फतेह सिंह जी थे, जब ये बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ तब। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, कृष्ण सिंह ने लगाया। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। अब मैंने पहले बताया था कि जो तलवार बंदाई कर मेवाड़ रियासत के द्वारा तलवार बंदाई कर लिया जाता था, और वो कर है वो रियासत के जागीरदारों से लिया जाता था। लेकिन बिजोलिया के जो ठाकुर पृथ्वी सिंह है, उन्होंने क्या किया, वो कर है वो किसानों पर लगा दिया, तलवार बंदाई कर, यानी उत्तराधिकारी कर है। इसको खड़ग बंदाई कर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खड़ग बंदाई कर भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, बिल्कुल सही है। माणिकलाल वर्मा ने कहा कि हल चलाना बंद कर दो। फिर क्या किया? रियासत ने क्या किया? मंदसौर से मध्य प्रदेश से किसान बुला दिए। तब राजस्थान बिजोलिया किसान फंस गए कि मरा दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। हमने तो किसान हल इसलिए नहीं जोता कि ये किससे बुलाएंगे, किससे करवाएंगे खेती, लेकिन उन्होंने मंदसौर से नीमच से किसानों को बुला दिया। फिर लास्ट में समझौता हुआ, माणिकलाल वर्मा ने अपनी भूल स्वीकार की और लास्ट में ये आंदोलन है वो
समाप्त हो गया 1941 के आसपास। हाँ, 41 में ये आंदोलन समाप्त हो। ये आंदोलन बहुत लंबी सीरीज है, ये अलग अलग चरणों में हुआ। इसमें बहुत जने हैं वो जो पार्टिसिपेट किए, माणिकलाल वर्मा है, हिरेरालाल शास्त्री है, हरिभाऊ उपाध्याय हैं, बलवंत सिंह मेहता हैं, इसके अलावा नारायण जी पटेल हैं, नानक जी पटेल हैं। वो नानक जी लगभग एक ही नाम आता है। 84 प्रकार के कर थे। कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगाया, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगा दिया। अब देखो चौथा कथन क्या है, पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है? सही है? हुआ था क्या? पृथ्वी सिंह ने गलती समझी थी क्या? नहीं समझी, कोई रियायतें नहीं दी। ये तीनों सही। तो 1, 2 और 3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न आपको सरकारी बुक से मिलेंगे जो पूरी, जैसे एक हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है जिसमें मूर्ति कला की है, पूरी की पूरी मूर्ति कला ही, पूरी की पूरी लगभग 500 पेज की किताब होगी, सारी मूर्तियों के बारे में दे रखा है। अब कोई स्टूडेंट जिसको कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, वो किताबें, उन किताबों को वो फिर 500 पेज की किताब केवल एक प्रश्न के लिए पढ़े, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी सरकारी बुक्स हैं उन सरकारी बुक्स को निचोड़ के रूप में इकट्ठा किया है। जितनी भी सरकारी एकेडमिक बुक है, यूनिवर्सिटी की बुक है, उन सबको निचोड़ा है और एक अलग बुक तैयार की है। लगभग 350 पेज की किताब है वो, जो तैयार हो गई है लगभग। जो ऑनलाइन तो वैसे तो ऐप के माध्यम से मिलती है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो आपको ई बुक के रूप में, और जल्दी ही वो किताब ऑफलाइन के रूप में भी मार्केट में आएगी, लेकिन मार्केट में नहीं, वो मिलेगी आपको ऑनलाइन ही। ऑनलाइन मतलब आप ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मेरे नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करो और फिर वो किताब ऑनलाइन आपके पेमेंट करके वापस आपके बाई पोस्ट के द्वारा, पोस्टल के द्वारा आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अभी मूर्ति कला अपन ने किया नहीं है, ध्यान हो तो अपन ने मूर्ति कला किया नहीं है। तो ये मूर्ति कहाँ से मिली है? ओशिया से मिली है। अपने मंदिर किए हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया है। बुज कला ओशिया जोधपुर में है, जो राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। बुज कला नागौर में है, आबानेरी दौसा में है। हर्षनाथ पर्वत कहाँ से मिली है? हर्षनाथ पर्वत से मिली है, सीकर से। तो ये देखो, ये जो अभी अपने प्रश्न देखे हैं, ये 15 प्रश्न थे, और ये 15 प्रश्न है वो इतिहास, कला, संस्कृति से थे। अब ये जिस एग्जाम आए, हमें उस एग्जाम से कोई मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य है कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, उन प्रश्नों के पैटर्न को समझना कि आरपीएससी क्या चाहती है। आरपीएससी चाहती है कि आप टॉपिक को कंप्लीट करो, 2 टॉपिक को तुलनात्मक पढ़ो, और मैंने सारा का सारा आपको तुलनात्मक पढ़ाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कुल कितने शहर है? ये जनसंख्या का है। मैंने जनसंख्या अभी आपको पढ़ाई नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वापस, अभी जनगणना वापस होने वाली है। तो जनगणना आप आवश्यकता है तो पढ़ें, और आवश्यकता हुई तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना ये यानी 5 नगरों की संख्या है। अभी जनगणना होगी तो संख्या ये 10-12 के आसपास पहुंच जाएगी, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से लेकर 24 वर्ष की आयु के युवाओं को साक्षरता दर कितनी है? अब ये भी करंट का है, आने वाले एग्जाम। देखो, जनगणना का या जनसंख्या का जो भी मानव संसाधन से जो भी प्रश्न आएगा, वो प्रश्न पुराने आए हुए प्रश्न ही है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये आया हुआ है, सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो ये इसका उत्तर होगा 81.73%। ये 18वां अपन ने किया है जब ऊर्जा का टॉपिक किया था, तब अपन ने किया। ये कह रहा है कि कौन सा सौर ऊर्जा और जिला है नहीं। अगोरिया बाड़मेर में है, मोकला जैसलमेर में है, गोरी झुंझुनू में है। गोरीर तो पाषाणकालीन स्थल भी है, भटिया मिली है यहाँ पर। ये धुनी ये नहीं है। अब धोनी पता नहीं है कहाँ, मैंने सर्च नहीं किया इसको। धोनी सीकर में नहीं। लूनी नदी के विषय में कौन सा कथन गलत है? लूनी नदी, अब लूनी नदी तो आपको पता ही होगा, जना पहाड़ियां, नाग की पहाड़ियों से पुष्कर
कि मैं पुष्कर के पास आना सागर जो झील है अजमेर की, वहां से निकलती है, पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है। फिर वो अब नए जिलों के अनुसार वो अजमेर से निकलती है, फिर वो ब्यावर में प्रवेश करती है। अब पाली में प्रवेश नहीं करेगी, पहले पाली में प्रवेश करती थी, अब साइड से नागौर से निकलेगी, नागौर से निकल कर ये जोधपुर में एंटर होती है, जोधपुर के बाद फिर ये बालोतरा में एंटर होती है, बालोतरा के बाद फिर बाड़मेर में जाती है थोड़ी, और फिर जालोर में जाकर के रण के कच्छ में गिर जाती है, रण के कच्छ में गिरती है। अभी किसी एग्जाम पूछा था कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये प्रश्न आया था। तो लूनी और पश्चिमी बनास है वो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये प्रश्न आया था। तो उद्गम से बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, बिल्कुल सही है। बालोतरा इसके किनारे स्थित है, बालोतरा का कुछ हिस्सा है इसके दाएं तट पर है, और जो बाएं तट पर है, और जो पुराना बड़ा शहर है, मुख्य शहर है, वो दाएं तट पर है, यानी ऐसे नदी बह रही है तो इस साइड में है वो, और बाकी इधर है। अब नदी को पार करोगे तो वहां आप आगे जाकर आप नाकोड़ा भी जा सकते हो। इधर से अगर जाओगे, इधर से जोधपुर से होते हुए बालोतरा होते जाओगे तो उसको पार करने के बाद आप नाकोड़ा के लिए जा सकते हो। वहां पर जो जसोल है, जसोल माता जी के वहां जाओगे। आसोतरा ब्रह्मा जी के मंदिर जाना तो इस नदी को पार करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आप वहां पाली से जालोर साइड से आते हो तो वो बात अलग है। लूनी नदी बेसिन के पूर्वी सीमा, ये देखो मैंने अच्छे से बताया था काला बड़ा डूंगर क्या है। जो लूनी नदी का बहाव है उसका जो बायां तट है, बाएं तट पे और अरावली के बीच का जो चट्टानी भूभाग क्षेत्र है उसको काला बड़ा डूंगर कहते हैं। यह राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र का 5.6% भाग है, नहीं ये 10% के आसपास है। यह नदी कच्छ के रण में प्रवाहित होती है, बिल्कुल है। तो हमें कौन सा कथन गलत है, तो ये तीसरा कथन गलत है। फिर जनगणना का प्रश्न आया है, यानी 800 से कम लिंगानुपात वाले शहर कौन से हैं, 800 से कम। मैं जनगणना अभी करवाऊंगा भी नहीं, अगर निकटतम एग्जाम होगा तो जो प्रश्न दिए हैं इंपोर्टेंट वो कर लेना, और जब नई जनगणना होगी वो तब करेंगे अपन। तो क्या कह रहे हैं, 800 से कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। 800 से कम है वो जैसलमेर है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये भूगोल का है। ये कह रहा है कि एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ये ए बी सी 3 कथन दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से ये विशेषताएं किस जलवायु प्रदेश में है, किस जलवायु प्रदेश में। मैंने जलवायु प्रदेश विद मैप के साथ करवाया हुआ है, अच्छे से मानचित्र के साथ करवाया। इस प्रदेश में औसत वर्षा है वो 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि जो वर्षा है 30 से 50 होती है, इसका मतलब ये अरावली के पश्चिम में है, पूर्व में तो नहीं है। इस प्रदेश में लाल रेतीली व सिरोजम मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब है ये अरावली के जस्ट पश्चिमी ढाल वाले जिलों में। मैंने बताया था लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, ब्यावर में है, जयपुर में है, जयपुर के कुछ भागों में है, जालोर में मिल जाएगी आपको। गेहूं, सरसों और तिल होते हैं इसमें। अब ये कौन सा है, कौन सा है? देखो पश्चिम में जो जलवायु प्रदेश है वो फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है, और सेकंड ए है और सेकंड बी है। तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ये तो तीनों नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो इधर आ गए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये आ गए। झुंझुनू, सीकर आ गया, चूरू का हिस्सा आ गया। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, यानी फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, सबसे ऊपर फर्स्ट ए, फिर बीच में फर्स्ट सी, फिर जोधपुर और बाड़मेर में फर्स्ट बी, ए जो है वो बाड़मेर और जोधपुर बाड़मेर के बीच में, ए, सी बीकानेर वाला हिस्सा जैसलमेर में, और ए है वो गंगानगर। तो बी अब रहा क्या, ऊपर जो अरावली के पश्चिमी ढाल वाला में, ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में। तो ये निचले हिस्से वाला है, तो ये फर्स्ट बी होगा, ऊपर ए है, नीचे फर्स्ट बी है।
लिख लो, चाहे इसको ये विशेषताएं लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ये है ना, ये जैसलमेर बाड़मेर में, बीच में है ना, जैसलमेर बाड़मेर में, फर्स्ट सी में, लिख लो इसको। ये जो है नागौर, चूरू, उजनू, सीकर है। फर्स्ट ए ऊपर है ना, फर्स्ट ए ऊपर, फर्स्ट बी नीचे। थर्ड ए में होगा जयपुर, अजमेर और टोंक, जो पश्चिम पूर्व में भी आ गया, मध्य अरावली में भी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा विकसित नहीं है? कौन सा फूड पार्क है जो रिको के द्वारा विकसित नहीं है? इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, रिको के द्वारा नहीं है। गंगानगर रिको के द्वारा, बोरानाडा रिको के द्वारा, राणपुर रिको के द्वारा, किशनगढ़ रिको के द्वारा नहीं है। भूगोल का मैंने कहा था, मैं गारंटी लेता हूं कि भूगोल में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 के 15 सही करवाऊंगा मैं। और देख लो, सारे प्रश्न जिस पैटर्न से मैंने हल करवाए थे उसी पैटर्न से हैं। हाँ, जो जो नहीं आ सकते ऑफलाइन है उनको कह दो कि वो ऑनलाइन परचेज कर ले। क्या पूछा है? दक्कन ट्रैप से विकसित हुई व निर्मित हुई है। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप यानी दक्कन के लावा पठार से, दक्कन के लावा पठार से। अब लावा पठार से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इससे सरल क्या प्रश्न होगा? इससे सरल प्रश्न कुछ नहीं होगा। मैंने अच्छे से करवाया और ये प्रश्न आया भी था, एक एक चीज को बताया है। जैसे गग्गर नदी को नाली कहते हैं हनुमानगढ़ में, शेखावाटी क्षेत्र में जोहोड़, कच्चे कुओं, तालाबों को जोड़ कहते हैं। नागौर उच्च भूमियां, डोरा पर्वत है, लूणी बेसिन, नेहड़। अरे नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत थोड़ी है, नागौर उच्च भूमि कोई डोरा पर्वत नहीं है, डोरा पर्वत सिरोही में है, डोरा पर्वत सिरोही में है। जो बेरोजगार हैं उनको क्या किया है, 2 साल तक, अधिकतम 2 साल तक, या जब तक नौकरी न लग जाए तब तक। पुरुषों को 4,000, महिलाओं को 4,500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जिसमें उनको ऑफिस का आवंटन होगा, कोई कार्यालय होगा, कोई भी किसी ऑफिस में उनको नियुक्ति दी जाएगी एक तरह से, और वो 4 घंटे वहाँ पे काम करना है। उसकी उपस्थिति संबंधित समाज कल्याण जो विभाग है वहाँ जाएगा, और फिर वहाँ से आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शुरुआत में भारत सरकार, राजस्थान सरकार में वित्त पोषण के क्या अनुपात था? ये प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से, करंट के जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं, ये ध्यान रखना, ज्यादातर इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे। यानी शुरुआत में पूछा है, बाद में चेंज हो गया, शुरुआत में 50-50 था, 50-50 का था। राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण में कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मतलब राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में चीनी का कारखाना स्थापित किया जा रहा है, तो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम वहां चीनी का कारखाना स्थापित करेंगे स्थानीयकरण के? तो कि मील के आसपास क्षेत्रों में गन्ने की उपलब्धता, बिल्कुल कोशिश यही रहती है कि जहां गन्ना अधिक होता है वहीं पर चीनी का कारखाना स्थापित किया जाए। तो क्यों? इसकी वजह है कि जो गन्ना है वो भारक्षय फसल है। भारक्षय का फसल मतलब उसमें वेस्टेज ज्यादा निकलता है, यानी गन्ने में मुश्किल से 10-12% ही रस निकलता है, बाकी सारा वो खोई वगैरह होता है, वो होता है जिससे शराब वगैरह बनती है। परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो, बिल्कुल सही है। सल्फर व चूने की अधिकता हो, सस्ता और कुशल हो, तो सारे हैं, ABC चारों होगी, यहाँ पर चारों होगी। GSI के द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति हुई है? कौन से जिले में है वो बॉक्साइट की प्राप्ति हुई? करंट का है। और अगर ध्यान हो तो
इसका जो न्यूज थी वो मैंने स्टेटस पे लगाया था, बॉक्साइट का भी और पोटास का भी, दोनों का लगाया था, है कोटा में है, कोटा मिला गया। 2024 में कृषि दूरदर्शन किसान चैनल लॉन्च किया गया। उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 एंकर हैं, यानी नकली एंकर हैं, नकली एंकर हैं, उन एंकर का नाम कृष और भूमि है। एक का कृष है और एक का भूमि है। राजस्थान के वित्त विभाग के द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में कौन सा कथन है, वो कथनों पर विचार करना है आपको। एमनेस्टी ये भी करंट का इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में है ये प्रश्न, है वित्त वाले टॉपिक में मिल जाएगा आपको। अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है वही हल कर पाएगा ये, कि ये एमनेस्टी स्कीम का उद्देश्य है कि बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। ये उद्योग से कोई संबंध नहीं है, केवल कथन एक सत्य है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 203 महाविद्यालय, यानी 203 महाविद्यालय हैं राजसैस या राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। उनमें सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजन निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर मनोज दीक्षित, शोभाराम शर्मा, BL चौधरी और कैलाश चंद्र सोडानी। ये करंट का है, इसका उत्तर कैलाश चंद्र सोडानी है, कैलाश चंद्र सोडानी है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? भारत का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? करंट का है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आलोक मेहता। मई 2024 में ATD यानी एसोसिएट फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड US में NTPC के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक स्तर पर? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला ऑप्शन सही है इसका। अब ये जो प्रश्न है वो गौण हो गया, क्योंकि जिलों का पुनर्गठन हुआ, फिर वापस खत्म किए, फिर वापस पुनर्गठन हुआ है। फिर भी देखें कि जब 17 जिले और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा है, तो कि भाई 17 जिले और 3 संभागों की, नए 17 जिलों की और 3 संभागों की आवश्यकता है क्या, तो उसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई, उप समिति बनाई थी, मंत्रिमंडलीय उप समिति। उसमें कौन एक सदस्य नहीं है? तो सुरेश सिंह रावत हैं, हेमंत मीणा है, राज्यवर्धन सिंह है, उसमें जोगाराम पटेल नहीं है, जोगाराम पटेल उसमें शामिल नहीं थे। वैश्विक सैन्य खर्च पर सीप्री की रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान, भारत है वो कौन से स्थान पर है? तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, भारत है वो कौन से स्थान पर है? 2023 में कौन से स्थान पर था? तो जो राजस्थान है सीप्री में दुनिया में हथियारों की और सेना पर खर्च करने में भारत है वो चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह से प्रारंभ किया गया है? ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। करंट का है, मार्च 2024 में हुआ था ये शुरू। इसके लिए जल संसाधन सूचना प्रणाली का डैशबोर्ड जारी किया गया, तो मार्च 2024 का। राजस्थान में परिवर्तित बजट यानी 24-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, ये इकोनॉमिक सर्वे से है, कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? तो ये 500 करोड़ था, 500 करोड़ था ये। सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक हैं, जिसने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ पुरस्कार जीता था। करंट का है, कौन सा था? करंट का है ये। और विद्यानंद
चिदानंद नायक हैं इसके। कौन है? चिदानंद नायक हैं। तो ये 40 प्रश्न थे। इसमें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के और भूगोल के प्रश्न देखना, लगभग 25 क्वेश्चन है, 25 से ज्यादा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। करंट रहा तो करंट है, तो करंट तो आपको अखबार से, इकोनॉमिक सर्वे से, न्यूज चैनल से इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल न्यूज चैनल में तो नहीं रहा, लेकिन जो डीडी न्यूज चैनल है, डीडी है भारत सरकार का, प्रसार भारती का, वहां पर जो न्यूज आती है वो थोड़ी ऑथेंटिक है। जो वहां जो न्यूज है, आप 20 मिनट न्यूज सुनोगे तो वो काम की न्यूज सुनेंगे। रेडियो से सुन सकते हो जहाँ फालतू बकवास नहीं होती है। तो ये अपन आज किसका किया? सहायक सांख्यिकी अधिकारी का किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पेपर है। ऐसे ही अगर सारे पेपर हल करने हैं आरपीएससी के टेस्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में नहीं, टेस्ट फॉर्म में, यहाँ पे मैं करवाऊंगा पेपर। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा भी पेपर बहुत सारे पड़े हैं पेपर, जो अगर मैं रोज का एक पेपर हल करवाऊं तो कम से कम 2 साल लग जाए, 2 साल लग जाए पेपर को हल करवाते करवाते। और अगर आप जल्दी करना चाहते हैं निकट एग्जाम की दृष्टि से, तो मेरे ऐप पे जाओ, अपनी बुक ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो और वहाँ पर सारे कोर्स हैं। और अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। मेरी जो ऑफलाइन क्लासें लगती हैं राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल की, बीकानेर में लगती है, उन क्लासों को अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ ऑफलाइन आना पड़ेगा, और ऑनलाइन करना है तो उसी ऐप पर उसको जाओ और वहाँ पर वो कोर्स परचेज कर सकते हो। लेकिन कोर्स परचेज करने से पहले एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ राजस्थान के अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग टाइप के कोर्स हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप कोई गलत कोर्स परचेज कर लो जो आपके काम का नहीं है। आप अपना उद्देश्य बताएंगे एग्जाम की दृष्टि से तो फिर मैं बताऊंगा। और सबसे बेहतर यही है कि एग्जाम कोई भी हो, कोर्स ऐसा लो जो पूरा डिटेल में हो।